हाय गाइस, वेलकम टू सीएस प्रिपरेशन। आज हमारा डे 1 ऑफ पीसीआईपीएल सीरीज फॉर जून 2026, जिसमें हम करने वाले हैं 30 डेज एंड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ईसीआईपीएल के, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आज हमारा डे 1 और आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कंज्यूमर एक्ट 2019 के कुछ क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिसके आने के भी आगे मैक्सिमम चांसेस है। जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की होती है। एक या दो क्वेश्चन इसका हमें एग्जाम में देखने को मिलता ही है, डायरेक्ट बोल दो या फिर केस स्टडी बेस्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर की डेफिनेशन, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें से डायरेक्ट डेफिनेशन उठने के चांसेस कम होते हैं। बट केस स्टडीज बहुत बार बन के आई हुई है, बहुत सारे केस लॉज बन के आए हुए हैं इसके ऊपर। सो कंज्यूमर एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन जो बाय करता है गुड, अवेल करता है सर्विसेज किसी कंसिडरेशन के लिए, जो या तो पेड है, प्रॉमिस्ड है, या फिर किसी डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर वो लेता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो कंज्यूमर की डेफिनेशन काफी ज्यादा बड़े फॉर्म में लिखी हुई है, दो पैरा के अंदर वो डेफिनेशन है। उसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी पर्सन जो गुड्स को खरीदता है, सर्विसेज को अवेल करता है कंसिडरेशन के लिए, वो उसने पे किया हो, प्रॉमिस किया हो, डेफर्ड पेमेंट हो, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड, कोई भी सीन हो, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कंज्यूमर जो कि सर्विसेज को खरीदता है, गुड्स को खरीदता है रीसेल के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए, वो कभी भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता है। सो इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रीसेल के लिए लिया गया सामान आता है या नहीं आता है कंज्यूमर के डेफिनेशन में। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर उसने सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गुड्स खरीदे हैं, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अगर वो गुड्स को यूज कर रहा है इसीलिए उसने गुड्स खरीदे हैं, तो यस वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। बेसिक लाइवलीहुड को अर्न करना उसको कंज्यूमर के डेफिनेशन से आउट नहीं करता है। बट वो सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए या फिर रीसेल के लिए कर रहा है, तो वो हमारा किसके अंदर नहीं आएगा, कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। सो ये थी हमारे कंज्यूमर की डेफिनेशन, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर को, जिसमें से हमारे 6 राइट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन हमारा है राइट टू सेफ्टी। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू सेफ्टी के अंदर उसका अधिकार है कि उसको जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद रहा है, गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, वो सेफ हो, हजार्डियस नहीं हो। राइट टू इंफॉर्मेशन इट मीन्स उसको राइट है इन पूरे इंफॉर्मेशन होने का उसके प्रोडक्ट के बारे में। राइट टू चूज, उसके वेराइटीज का राइट है कि वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। राइट टू हर्ट का मतलब है कि उसकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी वो चाहता है गुड्स या सर्विसेज के अंदर, कोई प्रेफरेंस वगैरह है, ठीक है, या फिर उसकी कोई कंप्लेंट है, तो वो सुनी जानी चाहिए, ये भी उसका राइट है। राइट टू सीक रिड्रेसल एक वाइडर फॉर्म है जस्ट राइट टू हर्ट से। कि सीक रिड्रेसल में क्या है कि अगर उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ कंप्लेंट हुई है, कुछ वायलेशन हुआ है, सो उसका अधिकार है कि उसकी सुनवाई हो और उसको कॉम्पनसेशन वगैरह या फिर जो भी चीजें कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वो उसको मिले। लास्ट वन हमारा आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इट मीन्स उसके पास राइट है कि उसको पूरी अपने राइट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस हो, उसको एजुकेशन मिले इस बारे में, उसको सारी चीजों की जानकारी हो, क्या उसके राइट्स है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा मोस्टली इसके चांसेस बनते हैं डायरेक्ट फॉर्म में आने के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर एक्ट, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये केस हुआ था, बताओ फिर कहाँ पे केस जाएगा, कौन इसको अटेंड कर सकता है, कौन इसके साथ डील कर सकता है। सो ये सारी चीजें आई हुई है, और अभी दिसंबर 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन पूछी हुई थी कंज्यूमर एक्ट के अंदर, जो कि डायरेक्टली उठ के आई थी, एंड आई थिंक 6 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन आया भी हुआ था, ये भी उठ के आया पूरा 10 मार्क्स का, अगर मैं बोलूँ तो इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। सो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर लिटरेचर कमीशन की हम बात करें, सो वो कौन से केसेस डील कर सकता है जहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। अगर 1 करोड़ तक की कोई कंप्लेंट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाती है।
अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक की हमारी कंप्लेंट है तो वो स्टेट के पास जाती है, और अगर 10 करोड़ से भी जाता है तो वो नेशनल कमीशन के पास जाती है। ये लिमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज याद रखिएगा, 1 से 2 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेनली चांसेस होते हैं, शॉर्ट नोट इसके ऊपर आ सकता है आपका। मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से केस स्टडीज आ सकती हैं। सो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई जिसकी कुछ पावर्स है, कंज्यूमर्स को मेनली प्रोटेक्ट करने की इसकी पावर्स होती हैं, कि कैसे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करेगा, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह को रेगुलेट करेगा, जिससे कंज्यूमर्स एज ए क्लास अफेक्ट ना हो, उनके साथ कुछ भी हार्म ना हो। पावर्स में सबसे पहली पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर कुछ वायलेशन हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। रिकॉल की उसके पास पावर है, कि अनसेफ गुड्स को मार्केट से वापस मंगवा सकता है, ये उसकी पावर है कि वो रिकॉल कर सकता है गुड्स को। उसके बाद हम बात करें पेनल्टी की, सो उसके पास पावर है कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, जैसे कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हुई है तो वो उसके ऊपर 10 से 15 लाख की पेनल्टी लगा सकता है। फोर्थ उसकी पावर है सुओ मोटो, यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि सुओ मोटो इट मीन्स बिना किसी कंप्लेंट के वो खुद से भी एक्शन ले सकता है। अगर उसे किसी चीज पे शक है, उसे लग रहा है कहीं वॉयलेशन हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, खुद से एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है, फिर मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसे करनी होगी, रिकॉर्ड चीज वगैरह, वो चीज कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसको एज एन शॉर्ट फॉर्म आप प्लीज पढ़ें। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का मेनली का मतलब ये है कि कब एक कंज्यूमर एक्शन ले सकता है, जब उसको किसी प्रोडक्ट की वजह से, किसी सर्विसेज की वजह से हार्म हुआ हो, उसको हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन बोलते हैं। मेनली जब गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो 3 ही पर्सन होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो जिसने गुड्स बनाया होगा, या तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या तो जो गुड्स को बेच रहा है। ये 3 ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन कौन से केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये हम यहाँ पे पढ़ने वाली है। इनको मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन वहां पे करके आना अगर क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर कब लाइबल होगा, मैन्युफैक्चरर लाइबल हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए जो उसने मैन्युफैक्चर किया है। अगर उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से कंज्यूमर को हार्म हुआ, अगर उसके अंदर कुछ डिजाइनिंग में आपने कुछ डिफेक्ट कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिजाइन से ही बन सकते हैं, अगर आप जस्ट बिकॉज उसके अपीयरेंस के लिए उसको चेंज करते हैं और उसकी वजह से हार्म होता है। अगर आपने जो प्रोडक्ट के पीछे स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है, अगर उससे डेविएट आपने प्रोडक्ट बनाया, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, जैसे आजकल मार्केट में आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी कि इस प्रोडक्ट के अंदर पर्टिकुलर जो खाने की चीजें होती है इसके अंदर ये बता रखा है स्पेसिफिकेशन में, बट वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सो आप उसके लिए लाइबल हो सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई वार्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन इशू नहीं करी है, आपने लिखा ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको वार्निंग करनी थी, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी थी, जैसे कि बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन या चिल्ड्रन नहीं पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। सो आपको उनके पीछे स्पेसिफिकेशन वार्निंग्स वगैरह देनी होती है, अगर आपने नहीं दी है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये थे ऐसे 4 मेन केस जहाँ पे मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, अगर उसकी वजह से, उसके प्रोडक्ट की वजह से हार्म होता है तो। उसके बाद हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है वो कब रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका गाड़ी के जो टायर होते हैं उनको रीट्रीट जब करवाते हैं, अगर उसकी वजह से आपको अगर आपका टायर रीट्रीट ढंग से नहीं हुआ, उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सो आप उनको उनके ऊपर केस कर सकते हैं, आप उनसे कॉम्पनसेशन वगैरह ले सकते हैं, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कब लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर उन्होंने आपको फॉल्टी सर्विस दी, अगर आप उन्होंने इम्परफेक्ट सर्विस दी, अगर उन्होंने डेफिशिएंट सर्विस दी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन 3 केसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट हम बात करें प्रोडक्ट सेलर की, जो गुड्स और सर्विसेज बेचता है, जैसे कोई शॉपकीपर हो गया जो गुड्स वगैरह बेच रहा है, वो कब लाइबल हो सकता है, अगर उसका डिजाइनिंग के ऊपर सब्सटेंशियल कंट्रोल था और उसकी वजह से लॉस हुआ है तो। फॉर एग्जाम्पल, कई चीजें जो शॉपकीपर ऐसा होता है जो खुद से पैक्ड बेचता है, जैसे मिल्क की अगर मैं बात करूँ, आप मिल्क बेच रहे हो खुद से पैक करके, आप किसी पॉलिथीन में ऐसी में उसको स्टोर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर वो खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और कंज्यूमर को लॉस होता है, सो शॉपकीपर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। सो अगर डिजाइन के ऊपर कंट्रोल और उसकी वजह से लॉस हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल है।
अगर आपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया उसकी वजह से है, तो भी आप क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। या फिर अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट वारंटी दी थी जिसको आप फुलफिल कर ही नहीं पा रहे, मैन्युफैक्चरर की वारंटी के अलावा आपने कोई अपनी तरफ से वारंटी दे दी, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जहाँ पे ये पर्सन लाइबल नहीं होते हैं। यहाँ पे इन केसेस में कंज्यूमर जो हमारा वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पर्सन लाइबल नहीं होंगे। पहला होता है जब कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट को मिसयूज करता है। जब वहां पे वार्निंग्स वगैरह लिखी हुई है और आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं पर गलत तरीके से प्रोडक्ट को खुद यूज कर रहे हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कंज्यूमर ऑल्ट्रेशन कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी ऐसे दो मिक्सचर्स है जो मिक्स नहीं होनी चाहिए, आप उनको मिक्स कर रहे हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ भी हार्म वगैरह होता है तो। अगर कोई ऑब्वियस डेंजर है जो कंज्यूमर को पता ही होना चाहिए, जैसे कि एसिड का अगर है, सबको पता होता है कि एसिड को हम नॉर्मली विदाउट ग्लव्स ऐसे टच नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं, अगर आप कर रहे हैं सो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियस डेंजर, वो हर किसी को उसकी नॉलेज होती है। एम्प्लॉयर्स यूज का मतलब है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रोडक्ट को खरीदा था अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए और उनको वार्निंग्स दी गई थी बट उन्होंने आपको वार्निंग नहीं दी, सो एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट प्रोडक्ट सेलर या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं होगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सपर्ट सुपरविजन। इट मीन्स अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही यूज होना था और स्पेसिफाई था, जो आप यूज नहीं कर सकते थे खुद से, जैसे कि अगर मैं बात करूं मशीन इंस्टॉलेशन का काम अगर है, बहुत सारी चीजें जो इंस्टॉल करानी पड़ती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। या फिर अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं अल्कोहल या ड्रग की उसके अंदर, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन हो गया जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी, उसकी वजह से अगर कुछ हार्म लॉस हो रहा है, सो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई और नहीं। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर कंज्यूमर खुद लाइबल होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कमेंट लो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, हम डे 2 में या फिर डे 3 में, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सो प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बिलो कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।